हेलो बच्चों, IITG एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे थे। इसमें फिजिक्स का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज चैप्टर पे हम लोग काम कर रहे थे। अभी तक 17 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के मैं उसमें लिंक जो है आपको शेयर किए हुए हैं, कमेंट सेक्शंस में आप चेक कर सकते हैं ना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, 18वां और 19वां क्वेश्चन आप लोग इसको देखिए पहले और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 80 नंबर क्वेश्चन, है ना। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वी एवरेज, वी आर एम एस और वी पी जो है मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है इन एन आइडियल एटॉमिक मोनोएटॉमिक गैस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी। मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज एम। मॉलिक्यूल का मास दे दिया है, तो बोल रहा है चारों ऑप्शन में ए बी सी डी, इस चारों ऑप्शन में कौन कौन सा करेक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मीन्स आपको एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शंस होंगे। बहुत ही केयरफुल चारों ऑप्शंस को हम लोग को देखना पड़ेगा, है ना। अब देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नो मॉलिक्यूल कैन हैव स्पीड ग्रेटर देन √2 VRMS। दूसरा है कि Vp/√2 से कोई भी मॉलिक्यूल का स्पीड कम नहीं हो सकता। और तीसरा, तीनों स्पीड को कंपेयर किया है। ऐसे ऑप्शन, इस तीनों ऑप्शन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम लोग को याद करना पड़ेगा मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। याद है क्या कहता है उसमें? किसी को याद है तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ये स्पीड होता है। तो इसके हिसाब से जो सबसे टॉप का वो होता है ना, जो सबसे टॉप होता है उसको क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा इतने मॉलिक्यूलों की संख्या जो सबसे ज़्यादा स्पीड जिनके पास हो, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक पर्टिकुलर स्पीड हो, तो उसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं, Vp। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है V एवरेज। और सबसे, इन तीनों में सबसे छोटा, सबसे कम मॉलिक्यूल्स किसके पास होता है? VRMS स्पीड वाले के पास। लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है? सबसे ज़्यादा। तो ग्राफ से ये दिख रहा है, VRMS जो है बड़ा होगा V एवरेज से, और ये V बड़ा होता है मोस्ट प्रोबेबल से। तो हमारा C ऑप्शन तो दिखने से ही सही हो रहा है, तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ सी A एंड B ऑप्शन। क्या कह रहा है A ऑप्शन? कि ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा जो VRMS के √2 मीन्स 1.414 VRMS से बड़ा हो। तो VRMS देखो यहाँ पर है ना, यहाँ पर VRMS वाले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन इसके बाद VRMS देखो बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घटते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि जीरो हो जा रहा है ना। दैट्स मीन कि ए ऑप्शन हमारा गलत है। ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका स्पीड √2 VRMS हो। सिमिलरली अब आप Vp यहाँ पर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है और Vp यहाँ है, तो ऐसा जो Vp/2 हो तो वो यहाँ पर होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड Vp/2 हो वो समथिंग यहाँ पर होगा। अब देखो, जैसे हम इसको लेफ्ट आ रहे हैं, ये भी डाउन होता जा रहा है, हो रहा है डाउन। पर ऐसा नहीं हो रहा है कि ये Vp 0 हो जा रहा है, ये Vp/2 तक की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनका स्पीड Vp/2 से कम हो, ठीक है, Vp/√2 से कम हो। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। ओके, तो A B C हमने देख लिया, जिसमें C ही करेक्ट है। अब D चेक करना है कि D आंसर है या नहीं है। D के लिए हम लोग क्या करेंगे? D है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज 3/4 mVp²। क्या बोल रहा है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल 3/4 mVp²। अब देखो, हम लोग को याद है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? 3/2 kT होता है। पर कहीं भी Vp है इस फॉर्मूला में? नहीं है। तो हम लोग को ऐसा निकालना पड़ेगा कि Vp और T के बीच का कोई रिलेशन देखना पड़ेगा, है ना। तो Vp का फॉर्मूला क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबली स्पीड का फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है √2 kT/m, रूट अंडर। अब यहाँ से हम लोग T इक्वल टू क्या हो जाएगा? mVp²/2k। अगर स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो इस चीज़ को यहाँ पे पुट करो तो क्या आ जाएगा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3/2
के और टी के जगह क्या हो जाएगा, एम वी पी स्क्वायर बाई 2k। तो यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/4 एम वी पी स्क्वायर। तो क्या ये आंसर है? हाँ, ये है हमारा डी ऑप्शन। तो इसका मतलब डी। तो इस क्वेश्चन के दो करेक्ट आंसर होंगे, कौन कौन? सी एंड डी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था, 1995 में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे फर्स्ट कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग आइडियल गैस एट एनी गिवन टेम्परेचर टी। नीचे के चार स्टेटमेंट को हम लोग को देखना है और करेक्ट वन को उसमें सेलेक्ट करना है। ये किसी भी टेम्परेचर टी के लिए आइडियल गैस की बात कर रहा है, ठीक है। पहला क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर इज द सेम फॉर ऑल आइडियल गैस। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है? याद है हम लोग क्या लिखते हैं? V फाइनल इक्वल टू V इनिशियल इंटू 1 प्लस क्या लिखते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इंटू टी, ठीक। तो यहाँ से V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू क्या होता है? V इनिशियल गामा टी। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। तो dV लिख सकते हैं, V इनिशियल गामा टी। और चेंज इन टेम्परेचर टी को क्या बोलते हैं? चेंज इन टेम्परेचर, तो V इनिशियल गामा डी टी। अब V इनिशियल को हम लोग V लिख सकते हैं फॉर ए जनरल वॉल्यूम, तो गामा डी टी। यहाँ से क्या हो जाता है? dV बाई डी टी इक्वल टू V गामा, या गामा का वैल्यू क्या आ जाएगा? गामा इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/V dV बाई डी टी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? मतलब वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए, ठीक है। गामा इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। अब इस चीज़ को देखो, अब हम लोग को इसके बारे में जानने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑप्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की अब हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है PV इक्वल टू NRT। आइडियल गैस की बात कर रहा है तो आइडियल गैस इक्वेशन कहीं ना कहीं आता ही है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? PdV dt NR हो जाएगा। यही होता है ना। अगर हम लोग इसको इस तरह से करें, P कांस्टेंट है तो इसके लिए अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो यही आएगा। तो यहाँ से dV dt क्या आ जाता है? dV बाई dt NR बाई P। बट P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम हियर, यहाँ से P क्या होता है? NRT बाई V। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं NR बाई NRT बाई V। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V ऊपर आ जाएगा और नीचे T आ जाएगा। अब इस इक्वेशन से dV बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया? V बाई टी। तो अब V को इधर लाओ तो 1/V dV बाई डी टी इक्वल टू 1/T होगा। क्लियर है? अब इस चीज़ को देखो और इस इक्वेशन को देखो, इससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं? गौर से देखो, हम लोग लिख सकते हैं गामा इक्वल टू 1/T। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे फिर से आया हमारे पास। तो अब यहाँ इस इक्वेशन को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं? गामा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो यही हमारा बात था। किसी भी आइडियल गैस के लिए कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो ये वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन जो रहेगा कांस्टेंट प्रेशर पे सेम रहेगा हर आइडियल गैस के लिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा गैस आप ले रहे हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन जो होगा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंशन सेम रहेगा, विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी आइडियल गैसेस। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नाउ चेक फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट बी।
बी की बात कर रहे हैं हम लोग। बी में क्या है स्टेटमेंट, द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 3 kT। तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, याद है 3/2 kT होता है। अब यहाँ पे कहीं भी किसी और चीज़ की बात कर रहा है नहीं ना, सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहा है और के की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि उसमें तो 3 kT दिया है ना ऑप्शन में, तो ये गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नाउ सी द ऑप्शन सी। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, मीन पाथ, द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन द प्रेशर। प्रेशर अगर डिक्रीज करते हैं तो मीन फ्री पाथ मॉलिक्यूल का इंक्रीज कर जाता है। सही बात है, अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, तो दो जो फ्री पाथ होगा मॉलिक्यूल का, जो टकराने की बात कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा ना, मीन फ्री पाथ, ये जो फ्री पाथ है टकराने से पहले वो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसीलिए सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ सी द ऑप्शन डी। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, इन ए गैसियस मिक्सचर द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट। किसी भी गैसियस मिक्सचर में, एक गैसियस मिक्सचर में मान लो 3 गैस हैं ए बी सी, तो इसमें कह रहा है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट, मतलब के ई ऑफ ए विल बी डिफरेंट के ई ऑफ बी, मतलब ये बराबर नहीं होगा इसके और ये बराबर नहीं होगा इसके। ठीक, अब मैंने क्या बोला, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा 3/2 kT। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो गैस कोई सा भी हो, ए गैस हो, बी हो, सी हो, कोई सा भी गैस हो, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो 3 गैस का मिक्सचर हो, 10 गैस का मिक्सचर हो, 15 गैस का मिक्सचर हो, सबका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो, आपने फॉर्मूला चेक करना है, फॉर्मूला में क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं। यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो नहीं चेंज होगा। सिंपल है। चाहे उसमें 10 गैस हो, मोनोएटॉमिक हो, डायटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, कैसा भी गैस हो, डजेंट मैटर। कंडीशन इज ओनली वन थिंग, कि कंडीशन क्या है, टेम्परेचर उसका कैसा है, उसको आपको चेक करना है। टेम्परेचर कांस्टेंट मीन्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर है। ठीक है। नाउ अभी इसके साथ हमारा दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि रेगुलर इस तरह के वीडियोस आते रहें, आप लोगों को मिलता रहे टाइम से। ठीक है। टेक केयर।